वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ साउंड, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वेव के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सिलेबस डिस्कशन साउंड का कि साउंड में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाला है ये आप देख के आए हैं। अगर नहीं देखे हैं आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव से। मैंने वहाँ भी बताया है कि वेव से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि साउंड जो है साउंड भी एक तरह का वेव ही है। ओके, अब वेव यहाँ पे वेव को पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा कहाँ, मोशन के पास। जो मोशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते थे, जी हाँ, उस सबका थोड़ा थोड़ा काम आएगा। अब ऐसा नहीं है कि उसके जो न्यूमेरिकल थे, उसके जो इक्वेशंस थे वो सब आएगा, बस छोटी छोटी बातें आएगी। जैसे मोशन क्या होता है, ठीक है, मोशन में होता क्या है, मोशन कैसे होते हैं, मतलब कितने तरह के होते हैं, वो सब आएगा। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब बात करते हैं किसके तरफ डायरेक्ट, कि मोशन कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो मोशन लीनियर मोशन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था ही, जो हम लोग का मेजरमेंट के बाद जो हम लोग पढ़े थे, वो फर्स्ट चैप्टर वो रियली में लीनियर मोशन में था। उसके लास्ट में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन दिया हुआ था। तो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। ये इसका टाइप है। लाइन नाम से ही पता चला, लीनियर मतलब लाइन। तो ये एक मोशन है। क्या चीज़? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के थ्रू चलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पाथ ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन। इससे रिलेटेड एक है कौन, कि अगर सीधे लाइन पे नहीं जाके वो क्या हो, तो अगर सर्कल में मूव करें, और सर्कल भी रियली में होता कौन है, तो लीनियर ही, जिसका इनफाइनाइट टाइम डायरेक्शन बदला रहता है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये सिंपली क्या है, तो मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। मोशन हो अगर किस पे, सर्कुलर पाथ पे, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, ये दोनों है। अब ये दोनों को समझने के बाद एक मोशन आता है इसी से जुड़ा, जो कि है पीरियोडिक मोशन। कौन है? पीरियोडिक मोशन, या इसको ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो दोनों को समझते हैं, पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेटरी है क्या। तो देखिए, आप नाम से पता कर सकते हैं, पीरियोडिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू पीरियड। जैसे आपके स्कूल में हर पीरियड के बाद कंटिन्यूसली अक्सर ऐसा होता है, और अक्सर क्या हमेशा होता है, कि एक रूटीन बना रहता है, और उस हिसाब से हर पीरियड के बाद टीचर्स आते हैं। तो मतलब वो टीचर क्या होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, हर वीक में रिपीट करते हैं एक खास टाइम पे। सेम चीज़ पीरियोडिक मोशन के लिए। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। जैसे कि हाफ आवर का अगर आपका लेक्चर है, आपके क्लास में लेक्चर है, पीरियड है, तो हाफ आवर के बाद टीचर बदलते हैं, दूसरे टीचर अगले दिन उसी टाइम पे आते हैं। तो वही चीज़ है पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक उसी चीज़ को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा सन है, और सन के चारों तरफ अर्थ खींचे घूम रहा है, तो आपको ये पता है 365 डेज और 6 आवर के बाद ये यहाँ से गया था और यहीं पे फिर से आएगा। ये क्या है, कि एक पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन। अगर आप झूला पे झूल रहे हैं, या ये पेंडुलम है, पेंडुलम आप जानते होंगे, सिंपली एक थ्रेड है, और उससे एक बॉल जैसा लगता है, जिसको बॉब बोलते हैं। इसको अगर हम मूवमेंट कराते हैं, तो ये हर बार जाके अपना एक फिक्स पोजीशन से गुजरता है। तो ये सब मोशन जो है, ये सब मोशन क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन। तो सिंपली इस पीरियोडिक मोशन में होता क्या है, तो अब ध्यान देंगे तो इसी से डिफिनेशन बन जाएगा। वैसे तो आप वर्ड से भी पकड़ सकते हैं, पर आप अगर देखिए एग्जाम्पल्स को, तब भी आप समझ सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होगा जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन रिपीट करेंगे। ये अगर सर्कल मूव करा, तो यहीं से फिर से वो पास होगा। ऐसा स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता, वो गया गया जाता ही रह गया, जाता ही रह गया, उसको कोई रिपीटेशन नहीं होता। लेकिन पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें क्या होता है, कोई बॉडी क्या करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है। तो मोशन विच रिपीट, ये मोशन बोले जाता है, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, जो रिपीट करता है अपने आप को। इसके बाद रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम बोले कि अर्थ के लिए अपना है 365 6 उसी तरह से सबका अलग अलग होता है। यही पेंडुलम है कहा है, तो उसका अलग होगा, या दूसरे प्लैनेट्स ही हैं, उसका अलग होता है। तो द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, ठीक। अब देखिए, जैसे मोशन, अब ये अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो वो भी क्या है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। हम लोग का जो हार्ट बीट होता है, या हार्ट बीट, वो भी क्या है, वो भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। एक पीरियड के बाद वो रिपीट करता रहता है, उसका जो साउंड है, मतलब घड़ी में जो वॉच जो है, घड़ी घड़ी में जो उसके क्लॉक्स के जो सुइयाँ होते हैं, ठीक है, नीडल होता है, वो भी क्या होता है, तो वो भी हैंड्स जो होते हैं क्लॉक के, वो भी पीरियडिक मोशन में आता है। क्योंकि हर एक, देखिए जैसे 12 पे एक सुई है, फिर ये 12 आवर के बाद यहीं पे आके रुकेगी। ये क्या है, ये भी एक पीरियडिक मोशन। तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स,
मून है या सेटेलाइट जिसको बोलते हैं मून है। ठीक, उसके बाद हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक के हैंड्स है, ये जो है पीरियडिक। जिससे मिलता जुलता है ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी इसी से मिलता जुलता है। ये वर्ड जो है ऑक्सीलेटरी, इसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं, और ऑक्सीलेटरी और किसमें पीरियडिक में कंफ्यूज होते रहते हैं, पर ऐसा कोई कंफ्यूज होने वाला बात है नहीं। क्या है ऑक्सीलेटरी मोशन और क्या है पीरियडिक मोशन, दोनों को समझते हैं। देखिए ऑक्सीलेटरी मोशन सिंपली कहता है कि कोई बॉडी का अगर टू फ्लो कर रहा है, जैसे झूला का केस मैंने बताया था, स्विंग पे झूला पे, तो झूला पे अगर कोई बैठा हुआ है तो इसमें क्या करता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, यही चीज़ कहलाता है ऑक्सीलेटरी। क्या इसमें रिपीट करता है पीरियडिक मोशन की तरह? जी हाँ, जरूर रिपीट करता है। तो क्या ये पीरियडिक मोशन का ही एक पार्ट है? हाँ, एक पीरियडिक मोशन का ही पार्ट है। अगर हम देखिए इसमें पीरियडिक मोशन में, तो पीरियडिक मोशन ऑक्सीलेटरी को भी साथ में लेता है, और कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको भी साथ में लेता है। तो ऑक्सीलेटरी जो है वो एक टाइप हुआ ना, क्योंकि ऑक्सीलेटरी में आप देख रहे हैं इतना ही पाथ कवर हो रहा है। अगर ये पूरा भी सर्कल में भी घूम के आता तो क्या होता, तभी वो अपने मोशन को रिपीट करता। पर इतना ही टाइम में क्या हो रहा है, ये एक फिक्स पोजीशन से मूव कर रहा है, और ऑफकोर्स ये फिक्स पोजीशन से मूव करने वक्त क्या हो रहा है, तो ये अपने मोशन को रिपीट भी कर रहा है। तो इसीलिए अगर टू एंड फ्रो मोशन है, यानी आगे और पीछे कोई चीज़ चल रहा है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्या चीज़, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सेम पाथ, किसी चीज़ को ऑन ए सेम पाथ, और पास होगा मिडिल से, देन इट इज ऑक्सीलेटरी मोशन। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ओके, अब जब भी कोई बॉडी ऑक्सीलेटरी मोशन में होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन में, तो क्या होता है, ये पास करता है पार्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो स्ट्रिंग को एक बार इधर भी गया, इधर जब गया होगा तब भी, और फिर वापस आएगा तब भी पार्टिकुलर पोजीशन को पास करता है, और वो भी खास इंटरवल के बाद। तो यहाँ पे जितना बाद आएगा फिर एक खास टाइम के बाद फिर वहाँ आएगा, फिर एक खास टाइम के बाद फिर वहाँ आएगा। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का रियल है, क्या, तो पीरियडिक मोशन है। यानी आप बोल सकते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन जो है, जो कि सिंपली है टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसमें भी चूंकि एक खास इंटरवल के बाद एक पोजीशन रिपीट होता है, उसका मोशन रिपीट होता है, इसीलिए ऑक्सीलेटरी मोशन जो है वो भी क्या है, इज ऑल्सो एक पीरियडिक मोशन, एक पीरियडिक मोशन का ही पार्ट है। ओके, यहाँ से अगर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये आगे भी बच्चे को कंफ्यूज करते रहता है, पर आपको नहीं होना है। क्या चीज़, क्या सारे ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियडिक है? तो हाँ है, क्योंकि ऑक्सीलेटरी मोशन है क्या, पार्ट ही है पीरियडिक का। क्या सारे पीरियडिक ऑक्सीलेटरी है? नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात हो गया कि हम लोग रियल नंबर मैथ में पढ़े हैं, तो रियल नंबर में आ गया क्या, रियल नंबर में रेशनल आ गया और इरेशनल आ गया। ठीक है, रेशनल और इरेशनल, ये दो चीज़ होता है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, हाँ सारे रेशनल जो है वो रियल नंबर है, ऑफकोर्स 1 2 3 4 अच्छे रियल है। क्या सारे इरेशनल रियल नंबर है? हाँ है। पर क्या सारे रियल रेशनल है? नहीं नहीं, सारे रियल में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं। वही बात है कि ऑल ऑक्सीलेटरी, जितने ऑक्सीलेटरी होते हैं, तो चूंकि ऑक्सीलेटरी एक पार्ट है पीरियडिक का, तो ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर पीरियडिक। ये बात सही है, आर पीरियडिक। और क्यों होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि भले ही टू एंड फ्रो कर रहा है, लेकिन उसमें भी एक फिक्स टाइम के बाद क्या हो रहा है, एक पोजीशन रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए सारे ऑक्सीलेटरी मोशन पीरियडिक तो होते हैं, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। कहने का मतलब कि सारे पीरियडिक ऑक्सीलेटरी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये मोशन वाले के, इसमें कहाँ टू फ्लो हो रहा है, इसमें तो टू फ्लो है, पूरा सर्कल मूव करके आ रहा है, इसमें कोई है ना इधर इधर जा रहा है, कोई मिडिल पोजीशन है नहीं। तो ये एक चीज़ है, ये सिर्फ पीरियडिक है, ऑक्सीलेटरी नहीं है। तो इसीलिए सारा जितना ऑक्सीलेटरी है वो पीरियडिक जरूर होगा, लेकिन सारा पीरियडिक ऑक्सीलेटरी हो ये जरूरी नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन का, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम का। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे गिटार हो या कुछ भी, तो उसके स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसी से रिलेटेड एक मोशन है जो कि है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और जो ऑक्सीलेशन है उसमें बहुत कम अंतर है। ठीक है, क्या बात है, तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या है और ऑक्सीलेशन क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए रियल में हमको वेव में जाना पड़ेगा। अभी आप इतना समझ सकते हैं, कुछ चीज़ बहुत जल्दी जल्दी अगर हो रहा है तो वो चीज़ कहलाता है वाइब्रेशन। किसी बहुत जल्दी जल्दी को हम लोग नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना जल्दी रिपीट कर रहा है।
और यही झूला बढ़ जाए तो कितना जल्दी रिपीट कर रहा है, ये चीज़ कहलाता है फ्रीक्वेंसी। पर अभी आप टेक्निकल नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे समझिए कि रिपीट हो रहा है अपने आप को, तो कितना बार रिपीट कर रहा है, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है ऐसे करके या ऐसे ऐसे। तो अगर धीरे धीरे वाला है तो वो चीज़ कहलाता है ऑक्सीलेशन, और अगर जल्दी जल्दी वाला है तो वो कहलाता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन सिंपली मीन्स कि एक ऑक्सीलेटरी मोशन जिसका क्या हो, जिसका फ्रीक्वेंसी यानी रिपीट होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो भी टू एंड फ्रो है, लेकिन आप अभी सिंबल में समझ सकते हैं एट ग्रेटर स्पीड, ज़्यादा स्पीड। जब हम लोग ऑक्सीलेशन का बात करते हैं तो वो जनरली कम स्पीड में बात करते हैं। इस चीज़ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफाइन किया जाता है। कोई चीज़ कितना बार रिपीट कर रहा है, इस चीज़ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हम लोग बात करेंगे वेव में थोड़ी देर के बाद। तो अभी आप सिंपली समझते हैं वाइब्रेशन में क्या है, टू एंड फ्रो। वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन में अंतर क्या है, तो वाइब्रेशन थोड़ा फास्ट होता है, ऑक्सीलेशन जो कंपेरिजन में थोड़ा स्लो होता है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसी से वेव के बारे में कि वेव क्या है। ये चीज़ समझने के बाद हम लोग वेव का डिस्कशन कर सकते हैं। तो वेव कुछ और नहीं, वाइब्रेटरी मोशन जो है ना, वही चीज़ कहा जाता है। रियली में अगर हम वेव को डिफाइन करते हैं तो ये सिंपली कहा जाता है डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है किसी मीडियम में। तो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम, क्रिएटेड या बोल सकते हैं प्रोड्यूस किया जाता है किसी मीडियम में, प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, किसके कारण, तो ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। तो सिंपली ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, अच्छा होगा ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। सिंपली ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज ए डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ठीक है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, तो हम ऐसे अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो ये डिस्टर्बेंस है, और अच्छा करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पीरियडिक डिस्टर्बेंस, मतलब होता ही रहता है ये। तो एक पीरियडिक डिस्टर्बेंस है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसी मीडियम में, किसके कारण, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब देखिए ये है क्या, इसमें कुछ कुछ बातें ऐसे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वैसे तो आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि ये 8th क्लास में सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो 8th क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे। फिर भी कोई ऐसे हैं जो नहीं पढ़े तो समझिए। डिस्टर्बेंस आप समझते हैं, जैसे आपके भी माथा पे कोई आके चिल्ला रहा है तो वो भी डिस्टर्बेंस है, आके 2 थप्पड़ मार दे रहा है वो एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, क्रिएट आप समझते हैं, प्रोड्यूस समझ सकते हैं। मीडियम क्या है, तो मीडियम सिंपली एक ऐसा पाथ है जिसे एनर्जी फ्लो करता है। वो एनर्जी कुछ हो सकता है, साउंड हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ भी। तो मीडियम सिंपली मीन्स ए पाथ बाई विच एनर्जी फ्लो। और अगर हम बात करें मीडियम ऑफ वेव की या मीडियम साउंड की, तो वो पाथ जिससे क्या हो, साउंड फ्लो करे, उसको बोलेंगे क्या चीज, मीडियम। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन अभी हमने समझे टू फ्लो आगे पीछे जा रहा है। जैसे अगर पार्टिकल है तो ये ऐसे ऐसे होते रहता है, ऐसे ऐसे। सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप अपने तालाब में, बगल वाले रिवर में आप जाके एक छोटा सा क्या करते हैं, एक पत्थर फेंक दे, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ऐसे 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 हो जाएगा। यहाँ पे है ये पानी ऐसे ऐसे फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। तो यही चीज़ जो है, यही क्या हो गया, पानी एकदम स्थिर था, लेकिन आप जाके उसको डिस्टर्ब कर दिए। अब अगर इसमें एक लीफ रख देते, एक पत्ता रख देते, तो आप देखेंगे कि वो लीफ ऊपर नीचे हो रहा है। वो लीफ यहाँ से यहाँ नहीं चला गया, वो लीफ क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब वेव होते रहता है तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है, पार्टिकल नहीं मूव करता। यहाँ का जो पानी है ना, वो यहाँ का पानी यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब वाइब्रेशन नहीं। अब इसी कारण से जो वो लीफ है, अगर आप लीफ रखे होंगे तो वो यहीं रहेगा। तो आखिर ये जा कौन रहा है आगे, तो जा है एनर्जी, वेव का जो एनर्जी था, जिस एनर्जी के साथ आप फेंके थे, तो वो चीज़ जा रहा है आगे। ठीक, तो आप वेव का समझे, सिंपल में आप बोल सकते हैं वेव इज सिंपली डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि ये पीरियडिक डिस्टर्बेंस क्रिएटेड या प्रोड्यूस इन ए मीडियम, किसी कारण ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। मीडियम जब भी होता है तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं। मीडियम की जब भी बात करते हैं तो मीडियम सिंपली मीन्स कि पाथ थ्रू विच, पाथ बात करें या कोई ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए, ऑब्जेक्ट थ्रू विच एनर्जी फ्लो, थ्रू विच एनर्जी फ्लो। ओके, और ये मेरी 3 है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही 3। अब सुने होंगे कि अगर ट्रेन है, ट्रेन के पटरी पे, ऐसा करना नहीं है, ट्रेन के पटरी पे जब दूर में, बहुत दूर ट्रेन रहती है, फिर भी अगर ट्रेन के पटरी पे अगर कान दिया जाए तो उससे आवाज़ आपको पता चल जाता है। मतलब साउंड में जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है। ओके, लाइट भी ट्रेवल करता है सॉलिड में। एग्जाम्पल तो ग्लास जो है, ग्लास से पास करके लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है ना, तो वो तो ट्रेवल किया। यही चीज़ आता है मीडियम। ठीक है, ग्लास जो है
चाहे लिक्विड का बात करें तो पानी में भी साउंड भी ट्रेवल करता है, वेव भी देखें वेव भी ट्रेवल करता है और लाइट भी ट्रेवल करता है। पानी से तो लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है और गैस तो क्या कहना है, गैस में साउंड भी ट्रेवल कर रहा है। अभी भी आपकी गैस के ही थ्रू जा रहा है, मेरे मोबाइल से, मेरे मुंह से मेरे माइक तक, स्पीकर तक जा रहा है और उस माइक से आपके पास जा रहा है एक एनर्जी कन्वर्सन से, और उसके बाद वहाँ से एयर के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हुए आपके काम तक जा रहा है। तो ये जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है इस बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, वेव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, और ये चीज़ से और अच्छे समझ आया होगा कि इसी को रिपल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, रिपल। रिपल्स जो आप तरंग बोलते हैं, हिंदी में वेव को तरंग बोलाते हैं। रिपल्स जब एक स्मॉल स्टोन या पेबल थ्रो किया जाता है तो इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मीडियम में। ठीक है, वाटर में। ओके, जो होता क्या है, तो आगे पीछे मूव करते रहते हैं, यानी टू और फ्रो करते रहते हैं। मैंने आपको बोला अगर आप लिख लेंगे तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए वो लीफ आगे ऊपर नीचे होगा ओरिजिनल पोजीशन से, लेकिन मूव नहीं करेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं कि डिस्टर्बेंस जो कि होता क्या है रियली में, वेव है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन है, यानी वाइब्रेशन है। तो डिस्टर्बेंस moves from one place to another, one place to another, लेकिन जो पार्टिकल है मीडियम की, जैसे है कि वाटर था, वो वाटर ने मूव किया, बट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव। यहाँ पर डिस्टर्बेंस या एनर्जी आप देख सकते हैं। एनर्जी जो है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड एनर्जी, ठीक है, वो साउंड एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी से ट्रेवल करता है, ना कि अगर हम लोग के पास ये ईयर है, मान लीजिए कि ये किसी का माउथ है, लग तो नहीं रहा है, चलिए कोई बात, मान लीजिए माउथ है, उस माउथ से क्या हो रहा है, साउंड निकल रहा है। यहाँ पे एक कान है जो इसको सुनेगा, एक रिसीवर तो चाहिए, एक बोलने वाला चाहिए और एक रिसीवर, तो यहाँ पे जाएगा। तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में खाली जगह है जिसमें क्या है, एयर के पार्टिकल। ये एयर के पार्टिकल अगर यहाँ है तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ आएगा, पहले यहाँ से बगल वाला पार्टिकल होगा, ये इसको ठेलेगा, जाओ आगे, ये इसको ठेलेगा, जाओ आगे, ये इसको ठेलेगा, ऐसे करते करते यहाँ आएगा, ये भी आगे जाएगा, इसको दे देगा, फिर पीछे जाएगा और अपने आप को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे कि रियली में पार्टिकल जो था ना, वो अपना एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते करते कान तक गया, ना कि ये पार्टिकल उठ के इसके कान में चला गया। ये पार्टिकल यहाँ का जो माउथ के पास जो पार्टिकल था वो माउथ के पास ही है, वो टू फ्लो करके वहीं रह गया। जो कान के पास पार्टिकल है वो कान के पास ही है। तो साउंड आया कैसे यहाँ से, तो साउंड आया इसके थ्रू, तो साउंड आया जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है उसके थ्रू। पार्टिकल के वाइब्रेशन से हुआ क्या, एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हैं, क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर से। बट पार्टिकल डज नॉट मूव, पार्टिकल डू नॉट मूव। तो लिख सकते पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल किसका, पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट मूव। ओके, अब बात करते हैं और भी बहुत सारे वेव का हम लोग देख सकते हैं। साउंड के वेव है, जब जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कोई पर्सन स्पीक करता है, बोलता है, तो मॉलिक्यूल जो उसके पास है, माउथ के पास है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, वाइब्रेट करना शुरू करता है, टू एंड फ्रो करने लगता है, और फिर ये एक दूसरे को ट्रांसफर करते करते तब तक ये वाइब्रेट करता रहता है जब तक कि किसी रिसीवर के पास, कान के पास चला नहीं जाए। फिर कान कलेक्ट करता है, अपना मैकेनिज्म है, उसके बाद उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं अभी तक कि वेव का जब भी मोशन होता है, जिसको वेव मोशन भी बोल सकते हैं, मोशन ऑफ वेव इक्वल वेव मोशन, तो जब भी वेव मोशन होता है तो पार्टिकल जो है मीडियम का वो ट्रेवल नहीं करता, ट्रेवल क्या करता है, तो वो सिंपली एनर्जी ट्रेवल करता है। पार्टिकल जो है वो सिंपली क्या करता है, टू एंड फ्रो, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम सिंपली वाइब्रेट, यानी टू एंड फ्रो करते करते अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन क्या है, तो मीन मतलब एक मिडिल वाला पोजीशन, जैसे स्विंग है, झूला है, पेंडुलम है, तो एक यहाँ ये पोजीशन है, फिर ये दोनों एक्सट्रीम कहलाता है, मतलब लास्ट वाला एक बीच वाला, तो बीच वाला पोजीशन का मीन पोजीशन, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि जहाँ से स्टार्ट किया था अबाउट द मीन पोजीशन है, फिक्स पोजीशन। ओके, तो आप समझ गए वेव क्या है। ठीक, वेव मोशन क्या है, वेव मोशन को हम बोल दिए, सिंपली मैं अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि मोशन क्या है, तो मोशन ऑफ ए वेव, थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको मैं अच्छे से डिफाइन कर दिया, क्या मोशन ऑफ वेव, या और डिफाइन कर सकते हैं तो कर दिए। उसी को लंबा करने में क्या है, तो ये क्या बोल देंगे, मूवमेंट है। ठीक है, मोशन दिया मैं मूवमेंट, किस चीज़ का, डिस्टर्बेंस का। वेव क्या है, वही ना, मोशन ऑफ वेव लिखा है, मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस लिख देता हूँ, दोनों तो सेम चीज़ है। मोशन ऑफ ए डिस्टर्बेंस, और लंबा चौड़ा करने का अलग लीजिए, इन one part of medium to other part, या from one part of medium to other part या to another part, जिससे होगा क्या, which only involve ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होगा एनर्जी का
ना कि पार्टिकल का। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, ये चीज़ कहलाता है वेव मोशन। जैसे कि रिपल का फॉर्मेशन है, साउंड जो है, साउंड आ रहा है, किसी को देखा जा रहा है, तो वो सब है, तो वो सब एक वेव मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग कलेक्टिवली लिख लेते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कि वेव मोशन जब भी होता है, यानी मूवमेंट जो होता है डिस्टर्बेंस का, उसमें क्या क्या खासियत होता है। वैसे तो मैं लिख दिया, पर की जगह मैं कलेक्टिवली लिख लेता हूँ उसके लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ का, तो वेव मोशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो पहला चीज़ आप क्या बोल सकते हैं कि जब भी मोशन होता है, आप खास वेव का मोशन हो रहा है, तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, टू और फ्रो, और उसका एक फिक्स पोजीशन होता है, उसका मीन पोजीशन बोलते हैं, उसके तरफ। तो इन वेव मोशन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है, मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट यानी टू एंड फ्रो करते हैं, ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन, कहीं एक पोजीशन से आगे पीछे जाते रहते हैं। ओके, ये जो पार्टिकल है ये ट्रेवल नहीं करते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल इन ए वेव मोशन। वेव मोशन में वो ट्रेवल नहीं करते हैं, ट्रेवल इन अ वेव मोशन। ओके, तो होता क्या है, मूव क्या करता है, तो ओनली एनर्जी मूवमेंट या ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी टेक्स प्लेस। ओके, अब तीसरा बात ये आता है कि जब भी कोई वेव निकलता है, यहाँ से कोई निकला, वेव एक ही डायरेक्शन में जाएगा और क्या उसका एक ही स्पीड रहेगा, तब जवाब है हाँ। कि जब भी वेव मोशन होता है तो वो चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ मूव करता है। तो वेव मोशन जो है वो क्या करता है, ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड से ट्रेवल करता है इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम, किसी एक मीडियम बदल गई तो उसकी बात नहीं है। तो हर एक मीडियम में स्पीड जो होता है साउंड का अलग अलग या मूवी वेव का अलग अलग होता है, लेकिन अगर एक मीडियम है तो सारे डायरेक्शन में क्या जाएगा, सेम जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई स्पीकर बोला तो उस हिसाब से जो एयर है, तो उस सब एयर का कितना तरफ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस चारों तरफ सेम स्पीड से निकलेगा इन अ मीडियम। ओके, अब स्पीड डिपेंड करता है ऑफकोर्स नेचर ऑफ मीडियम में, मीडियम कौन है, सॉलिड लिक्विड गैस, जिसे वो ट्रेवल करता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, जब भी वेव मोशन होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये मैंने लिख दिया, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ओके, एक लास्ट इस चीज पर लिख लीजिए कि ड्यूरिंग वेव मोशन मटेरियल या मीडियम डज नॉट मूव, मीडियम डज नॉट मूव, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बार बार अलग अलग तरीके से इसको लिख रहा हूँ। मीडियम मूव नहीं करता, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और ये कंसेप्ट भी है कि मीडियम जो है वो डज नॉट मूव, मीडियम मतलब पार्टिकल जो मीडियम जो है वो नहीं मूव करते हैं, ओनली डिस्टर्बेंस ट्रेवल, सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रेवल करता है, यानी एनर्जी जो है वही ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, ओनली डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू मीडियम। ये बात हुई किसके बारे में, वेव के बारे में और वेव के मोशन के बारे में। और हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव, वेव को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। अब वेव को क्लासीफाई किया जा सकता है क्या, जी हाँ, कुछ ऐसे वेव है जो मटेरियल का जरूरत रखते हैं, मतलब उनको अगर मटेरियल नहीं दिया जाए, मीडियम नहीं दिया जाए तो उसमें वो ट्रेवल ही नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से उन लोगों को पार्ट किया गया, उनका क्लासिफिकेशन। तो उनका जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेव या बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, वो अलग अलग बेसिस पे किए हुए हैं। हम लोग कुछ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे डिटेल नहीं, ये आप लोग 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वेव्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। उसमें पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट, मीडियम रिक्वायरमेंट है किसी वेव को या नहीं। तो अगर मीडियम रिक्वायरमेंट है तो उस वेव को हम लोग बोलते हैं मटेरियल वेव या मैकेनिकल वेव। तो इसका पहले हम लोग क्या लेते हैं, मैकेनिकल वेव या मटेरियल वेव। मटेरियल का रिक्वायरमेंट है इसलिए मटेरियल वेव, और अगर नहीं है जरूरत तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव बोल देंगे, नॉन मैकेनिकल वेव बोल देंगे, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा सा भी समझ सकते हैं कि साउंड जो है हमारा मैकेनिकल वेव है, उसको मटेरियल चाहिए, लाइट को नहीं चाहिए। अब इससे आप ये नहीं समझिएगा कि लाइट जो है अगर वो नॉन मैकेनिकल है मतलब वो मीडियम के थ्रू नहीं ट्रेवल करेंगे। मैं बोला कि वो चीज़ नॉन मैकेनिकल अगर है तो उसको मीडियम नहीं भी मिले तो चलेगा, ऐसा नहीं बोला कि मीडियम मिले तो नहीं चलेगा, मीडियम मिलेगा तब तो चलेगा ही। ठीक है, अगर आपके पास रसगुल्ला दे दिया जाए खाना में तो ऐसा थोड़ा ना कि दूसरी चीज़ छोड़ देंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो यही चीज़ है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है नॉन मैकेनिकल के पास,
क्या चीज़ कि वो अगर मीडियम नहीं भी रहे तब भी चल सकता है, क्योंकि नॉन मैकेनिकल को कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। चिंता नहीं कीजिए, सब पे आएंगे हम लोग धीरे धीरे से तोड़ तोड़ के सब कुछ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा जो वेव का क्लासिफिकेशन है वो वेव का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और वेव भी मूव कर रहा है तो इस दोनों के बीच में कैसा डायरेक्शन है। जैसे कुछ वेव ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिकल भी इधर वाइब्रेट करता है और मोशन भी वेव का इधर है, पर जरूरी नहीं कि ये हमेशा। जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो इसमें नाम से पता चला इलेक्ट्रिक वेव होगा, मैग्नेटिक वेव होगा, सब 90 डिग्री पे रहते हैं। और इसमें जो वेव का मोशन होता रहता है वो तो और 90 डिग्री में रहता है। तीन चीज़ 90 डिग्री पे। जैसे आप 3D में इमेजिन कर सकते हैं कि आपका अगर एक दीवार है तो दीवार के एक इस तरफ दीवार रहता है, एक इस तरफ दीवार रहता है ना। तो एक ये 90 डिग्री है, एक ये 90 डिग्री और ये है तीन है 90 डिग्री। यहाँ पे फॉर्म हुआ है 390 डिग्री। तो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब आता है। तो इसमें जो वेव है वो 90 डिग्री पर मूव करता है। तो इस हिसाब से एक और क्लासिफिकेशन किया गया और वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, तो ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। डायरेक्शन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। वेव का डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, उस बेसिस पे फिर से वेव को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन है, तो इसमें आता है नाम, एक आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और साउंड भी हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक आता है ट्रांसवर्स वेव। चिंता नहीं कीजिए, सबके बारे में हम लोग को डिटेल में भी बात करना है। एक आता है ट्रांसवर्स वेव। यही सब बातें हैं मेन हमको डिस्कशन करना है। एक और आता है स्टेडी वेव करके, तो स्टेडी वेव आता है और स्टेशनरी वेव, पर वो हम लोग के लेवल से थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर है, इसलिए अभी बात नहीं करेंगे। अगर आप एडवांस बुक पढ़ेंगे, पियर्सन ऐसा है फाउंडेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिया रहेंगे एक और जो कि है स्टेडी एंड स्टेशनरी। थोड़ा सा अगर आप चाहेंगे तो मैं बात कर लूँगा। उसमें सिंपली ऐसा रहता है, स्टेशनरी नाम से पता चले मतलब वेस्ट में तो दो वेव अगर इधर उधर आते रहते हैं, ये देखते अभी समझते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके, मैकेनिकल वेव पे। ये मैकेनिकल वेव या जिसको हम लोग मटेरियल वेव बोलते हैं, ये क्या है, तो बारी बारी से हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे किसके, मैकेनिकल वेव के बारे में। मैकेनिकल वेव जैसे कि नाम से पता चल रहा है वैसा वेव जिसके पास मटेरियल का जरूरत है, जो बिना मटेरियल का ट्रेवल नहीं कर सकते। तो सिंपली अ वेव दैट रिक्वायर्ड या दैट नीड या लिख सकते हैं रिक्वायर्ड अ मीडियम या अ मटेरियल मीडियम, यानी सॉलिड लिक्विड या गैस को चाहिए मटेरियल मीडियम टू या टू ट्रेवल। जैसे हम लोग बोल सकते हैं फूड प्रोपेगेशन। ट्रेवल को ही क्या बोलते हैं, मोर टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के लिए जो मीडियम चाहिए उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, नॉन मैकेनिकल वेव ऐसा नहीं है कि अगर नॉन मैकेनिकल वेव हम लोग बोल रहे हैं तो उसको मीडियम नहीं चाहिए, उसको मीडियम चाहिए, लेकिन मीडियम अगर नहीं भी रहे फिर भी वो चल सकता है। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए तो आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव मतलब जो इसको मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मीडियम मिलेगा तो वो जाना छोड़ देगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसको मीडियम मिलेगा तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा उसके लिए। अगर मीडियम नहीं भी है फिर भी चलेगा, पर अगर मीडियम मिल जाता है तो उसके लिए ठीक है, मीडियम के साथ भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ओके, अब कोई मीडियम में स्पीड ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव होता है और बात करें मैकेनिकल वेव की, तो इस दोनों के हिसाब से जो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव होता है, यानी ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं जो किसको मटेरियल मीडियम चाहिए। इसमें एग्जांपल आपके पास साउंड वेव है। साउंड वेव वैक्यूम में नहीं ट्रैफिक करता है, साउंड है वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता है, मतलब जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं है तो वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करता। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको याद है 8 वाला तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। कुछ इस तरह का बेल जार होता था और उसमें एक टेलीफोन को रख देते थे और पूरी तरह से उसको सील कर दिया जाता था। अब ये बेल अगर रिंग भी करता था आवाज़ भी देता था तो बाहर नहीं सुनाई देता था। इससे क्या पता चल जाता है कि साउंड वैक्यूम में, क्योंकि यहाँ से सब कुछ एयर सब निकाल दिया गया था, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पर साउंड है वो क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, यानी एक ऐसा वेव जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट है। इतना ही, ज़्यादा चीज़ें हम लोग को जाना नहीं। ओके, हम आते हैं दूसरे टाइप की जो कि है नॉन मैकेनिकल वेव। क्या है नॉन मैकेनिकल वेव? चिंता नहीं कीजिए, अगर आपको ड्राइंग सब देखेंगे कि वेव ऐसा 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 होता है, आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव में देखेंगे। तो नॉन मैकेनिकल वेव सिंपली मीन्स कि ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं भी मिले फिर भी वो चलेगा। मीडियम यह नहीं बोलना कि मीडियम नहीं भी मिले तो चलेगा, वो बिना मीडियम के भी आराम से कर सकते हैं, मतलब वैक्यूम में भी कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं भी मिले तब भी चल सकते तो उसको नॉन मैकेनिकल बोलते हैं। तो द वेव दैट कैन प्रोपेगेट
इवन इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, इवन इन एब्सेंस ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम नहीं भी रहे फिर भी अगर चल सके, इवन लगा हुआ मतलब नहीं भी रहे तब भी, इन एब्सेंस ऑफ मीडियम तो उसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल। सिंपल में बोल सकते हैं एक ऐसा वेव है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, तो इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम या इट कैन प्रोपेगेट, यानी चल सकता है ये किसमें, इन वैक्यूम ऑल्सो, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है। तो सिंपल में आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो वैक्यूम में भी चल सके उसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल में एक बहुत फेमस है, वो कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बोलेंगे अभी बोले थे लाइट वेव, जी हाँ, लाइट वेव जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। आप जितना सुने होंगे रेडियो वेव, लाइट वेव, माइक्रोवेव, इस सब का अगर थोड़ा भी नाम सुने होंगे, अल्ट्रासोनिक, वो सारा इसमें आता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई हैवी कंसेप्ट नहीं आपको लगाना है, नाम से क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, एक मैग्नेटिक है यानी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, और वेव। तो कैसे हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, तो एक ऐसा वेव होगा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कुछ होगा। अब देखिए आपको पता है कि इस तरह का अगर मैग्नेट है तो ये अपने चारों तरफ एक रीजन रहता है इसका, जिसमें इसका मैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस रहता है। अगर इसमें कोई दूसरा और मैग्नेट ला लो, मान लो यहाँ तक ये है, यहाँ तक अगर लाते हैं तो दूसरा मैग्नेट तो कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ से थोड़ा अगर अंदर लग जाए तो इसको खींच लेता है या रिपेल कर देता है। ये रीजन जहाँ तक एक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से एक अगर चार्ज भी है चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसका भी कुछ एरिया तक इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ प्रभाव रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चीज़ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑक्सीलेट करते रहता है, वेव में क्या होता है, ऑक्सीलेट यानी वाइब्रेट करते रहता है, तो अगर ऑक्सीलेट करते रहता है एक दूसरे के साथ, इस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, द वेव विच आर एसोसिएटेड, मतलब जो जुड़े हुए हैं किससे, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और उनको मटेरियल का मीडियम का कोई जरूरत नहीं है अपने प्रोपेगेशन के लिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, आप एक दैट कंसिस्ट ऑफ, दैट कंसिस्ट यानी एसोसिएटेड लिख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ऑक्सीलेटिंग, आप लिख सकते हैं ऑक्सीलेटिंग या वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो रहता है लेकिन वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर टू each other, एट परपेंडिकुलर टू each other, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और जो वेव का मोशन है वो भी इसके परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरह से, या तो ऊपर अभी इमेजिन कीजिए या नीचे, परपेंडिकुलर टू each other, टू each other, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होते हैं, ऑल्सो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होते हैं क्या चीज़, परपेंडिकुलर टू मीडियम, या तो परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ वेव, जिस तरफ मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ वेव उसके भी परपेंडिकुलर है, तो वो कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इनको मीडियम का कोई जरूरत नहीं होता। ठीक, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे मैंने बताया बहुत सारे वेव हैं, ओके, जैसे लाइट वेव है, रेडियो वेव है, ये टेलीविजन वेव है, वो एक्सरे है, गामा है, ये सब आप जितने सुने वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक और खासियत है, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ EM वेव, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, क्योंकि ये लाइट भी है इसमें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप समझते होंगे लाइट का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है इन कंपेरिजन टू साउंड। साउंड का बहुत कम स्पीड होता है, 240 243 मीटर पर सेकंड, यही आप लाइट का जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कहाँ ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव travels at much higher speed than, much higher speed than mechanical wave, than मैकेनिकल वेव के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है। कौन, नॉन मैकेनिकल वेव, जिसमें खास के जो ये पड़े लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफरेंस क्या है। तो पहला आप मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव है जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जिसको आप क्या बोल सकते हैं, हाँ, नॉन मैकेनिकल वेव, वो वेव को कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, बिना मीडियम का भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव बहुत कम होता है कंपेरिजन टू नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, लगभग लाइट के लगभग। ओके, मैकेनिकल वेव जो है वो वाइब्रेशन के कारण होता है पार्टिकल के, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी वाइब्रेशन के कारण होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के कारण होता है।
ठीक है। अब आगे भी एक और है कि मैकेनिकल वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों हो सकता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स क्या है, तो ये हम आगे समझते हैं इसके जस्ट बाद कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या है। मैंने थोड़ा सा आपको समझा ही दिया था। लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल है और जो मोशन है उन दोनों का सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेशन होते रहता है और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर। तो जब भी हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो हमेशा ट्रांसवर्स होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया, साउंड वेव है या वाटर वेव है, तो वो सब जो है मैकेनिकल है। लेकिन यही बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल की, तो लाइट वेव, रेडियो वेव, टीवी वेव, एक्सरे, ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में एक डिफरेंस मैं लिख भी दूंगा आपको, थोड़ा आगे जाने के बाद जब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। अभी हम लोग देखे थे कि वेव जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मीडियम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में बांटा हुआ था। उसी तरह से वेव डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल जो इसमें वाइब्रेट कर रहा है उसके डायरेक्शन के हिसाब से दो पार्ट में बांटा हुआ है। उसमें एक कौन है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक है ट्रांसवर्स वेव। पहले हम लोग समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। उसके बाद इस दोनों में डिफरेंस देख लेंगे और फाइनली ये दोनों में डिफरेंस देखने के बाद जब ये समझ लेंगे तो हम लोग एक बार उसके बीच में भी डिफरेंस देख लेंगे, किसके किसके बीच में, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के बीच में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव एकदम सिंपल बात करता है। कोई ऐसा वेव है जिसमें मान लीजिए इधर वेव का डायरेक्शन है, वेव जाएगा ना, वेव का डायरेक्शन करने का मतलब जो एनर्जी है, डिस्टर्बेंस है, उसका डायरेक्शन। और पार्टिकल जो वाइब्रेट करता रहता है वो भी ऐसे ही ऐसे, मतलब यहाँ से कोई चीज़ आया, मैं जैसे बोला, कोई चीज़ मैं बोला यहाँ से, मैं यही बोला, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो इधर गया, वेव भी इधर ही जा रहा है, आवाज भी इधर जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टिकल है वो भी इधर ही जा रहा है। तो इस कंडीशन के जो इस किस्म के जो वेव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सिंपली है क्या, ये एक वेव है, ए वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वो ऑक्सीलेट या वाइब्रेट आप बोल सकते हैं। वाइब्रेट आप समझते हैं, टू एंड फ्रो करता है, टू एंड फ्रो, जैसे आगे पीछे, लेकिन पार्टिकल मूव नहीं करता है। मतलब एक नेट जो होता है ना डिस्टेंस ट्रेवल का, वो नहीं करता है, वो यहाँ से जाता है और यहाँ आता है। ठीक, एक बार आगे जाएगा, एक बार फिर पीछे आके उतना ही रहेगा। मीन जो है एक मीन पोजीशन रहता है, उसी के पास रहता है। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इन डायरेक्शन ऑफ वेव, या आप लिख सकते हैं अच्छे से इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब वेव जिधर ट्रेवल कर रहा होगा उधर ही अगर जा रहा है वेव, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पार्टिकल है, एयर का ये मॉलिक्यूल है, ये एक बार इधर गया, फिर ये इधर आया, फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक, ये मॉलिक्यूल यहाँ, तो ये यहाँ से इधर गया, तो यहीं से आगे पीछे होते रहता है, लेकिन मूव नहीं करता। और वेव का भी मान लीजिए कि वेव का भी डायरेक्शन क्या है, वेव का भी डायरेक्शन यही है। तो ऐसे वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए सबसे अच्छा जो हम लोग को पढ़ना है वो भी, यानी साउंड वेव। हम लोग देखते हैं कि साउंड वेव क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड वेव इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि जब एक साउंड वेव ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट करता है एयर से, तो मॉलिक्यूल जो है एयर का वो ऑक्सीलेट करता है टू एंड फ्रो, यानी वाइब्रेट करता है कि यहाँ से मीन पोजीशन से, अपना जैसे ये मीन पोजीशन है इसका, किधर, तो जिधर साउंड वेव जा रहा है उधर ही ये टू एंड फ्रो करता है, उसी डायरेक्शन में। टू एंड फ्रो ये ऐसे भी कर सकता था, इधर और इधर, लेकिन ये किस डायरेक्शन में कर रहा है, उसी डायरेक्शन में जिधर वेव प्रोपेगेट कर रहा है, जिधर वेव जा रहा है। इसीलिए साउंड वेव क्या है, साउंड वेव इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि वाई साउंड वेव इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आप सिंपल से जवाब देंगे कि साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बिकॉज व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर या कोई मीडियम, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर ऑक्सीलेट about their mean position in direction of propagation, या सिंपल में when sound travel through a medium, the direction of propagation of air molecule and wave are same direction। इसीलिए ये साउंड वेव जो है वो क्या कहलाता है, सो साउंड वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसे मिलता जुलता कौन है, ट्रांसवर्स वेव। क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे कि कहीं और जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, अगर वाइब्रेट हो रहा है, तो वैसे केस जो है अगर मीडियम परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है तो वो चीज कहलाता है ट्रांसवर्स वेव। वैसा नहीं कि इसमें साउंड वेव ही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और भी एग्जांपल है। जैसे कहने के लिए हमारे पास अगर कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको भी आप अगर एक बार ऐसे करके खींच के छोड़े तो ये भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। तो इसमें जो वेव हुआ ये भी आप देखेंगे तो जिधर वेव जा रहा है, जिधर एनर्जी जा रहा है, उधर ही उसका पार्टिकल भी वाइब्रेट करते रहता है। मतलब ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो और भी आप लिख सकते हैं, वेव प्रोड्यूस्ड ऑन स्प्रिंग,
आप उसको कंप्रेस करके दाब के जो छोड़ देते हैं या खींच के छोड़ देते हैं, उस कंडीशन में जो वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव तो ये ऐसा वेव है, जैसे कि आप पानी वाला एग्जांपल देखे थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो वाटर था वो ऐसे ऐसे जाता था, वाटर ऐसे ऐसे जा रहा है आगे, लेकिन उसका पार्टिकल देखिए ऊपर नीचे मतलब परपेंडिकुलर जा रहा था। तो ऐसे केस में जो है ये ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं, कि एक वेव जिसमें वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑक्सीलेट, पार्टिकल होते हैं मीडियम को क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। कैसे? इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, ऐसे डायरेक्शन में, वैसे डायरेक्शन में जो क्या होता है, जो वेव का डायरेक्शन है और जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वो दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, क्योंकि पार्टिकल का काम फील्ड कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उस दोनों का डायरेक्शन क्या होता था, परपेंडिकुलर। तो वही वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव या सिंपली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव जो है वो सबसे पास कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मीडियम की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव सबसे सॉलिड लिक्विड से पास कर सकते हैं, लेकिन गैसेस से पास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। यही बात हुई लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको सबसे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास कर सकता है। ये भी आप लिख लीजिए, कैन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैस से भी। आपको ये चीज इसीलिए समझ सकते हैं कि साउंड वेव जो है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ऑफकोर्स वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास करता है, वैक्यूम से नहीं करता है। ओके, ये जो ट्रांसवर्स वेव है तो इट कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, ओनली पास थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड से पास कर सकता है, गैस से नहीं, थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। वैसा क्यों? थ्रू लिक्विड बट नॉट थ्रू गैस। तो ऐसा इसलिए बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसवर्स वेव है उसको चलने के लिए, जो कि परपेंडिकुलर चलते रहता है, तो उसको रिजिडिटी चाहिए, जो उसको सॉलिड लिक्विड में मिल पाता है। गैस में आप जानते हैं कि जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर रहता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े हो कि गैस में बहुत दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं या मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो उस कंडीशन में आप उसको अगर एंगल बनाना है 90 डिग्री बनाना है तो उसको रिजिडिटी चाहिए। अब सॉलिड है, सॉलिड में कैसे जाता है, तो सॉलिड में दोनों तरफ से जो एटम्स है सॉलिड वो उसको पुशअप करते हैं, वो उसको प्रोवाइड करते हैं वो रिजिडिटी जो उसको चाहिए, इसीलिए सॉलिड से ट्रेवल कर पाता है। वही तरह से लिक्विड में भी थोड़ा मन है तो लिक्विड से कर पाता है, लेकिन गैस से नहीं कर पाता है। किसी किसी के मन में क्वेश्चन होगा था वैक्यूम में तो कोई है ही नहीं तो कैसे करता है, लेकिन वैक्यूम में सारे ट्रांसवर्स वेव नहीं करते हैं। ठीक है, सारे ट्रांसवर्स वेव वैक्यूम में नहीं करते, सिर्फ लाइट ही एक ऐसा वेव है, और लाइट से रिलेटेड कुछ जो कि क्या है ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होने के बावजूद भी क्या है कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं समझिए कि जो नॉन मैकेनिकल वेव था, ट्रांसवर्स वेव था, वो सेम है। मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव जो था वो मटेरियल मीडियम के हिसाब से बांटा हुआ था कि अगर मीडियम चाहिए तो हो गया मैकेनिकल, नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मोशन के हिसाब से है कि वेव का मोशन और वाइब्रेशन का मोशन क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल सारे मीडियम में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में पास कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड में, गैस में नहीं, क्योंकि उसको रिजिडिटी नहीं मिल पाता, सरफेस नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए। ठीक है, एग्जांपल में आप बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे लाइट वेव है, वाटर वेव है, वाटर में जो रिपल्स फॉर्म होते हैं वो वाटर वेव्स है, इटीसी ये सब। अब चलिए हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स के बीच में भी अंतर, और उसके साथ साथ हम लोग क्या समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं वो दो जो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, उसके बीच में भी अंतर। चलिए पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ये रहा ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि मैंने बताया था, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पहले तो आप डिफिनेशन ही ले लेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेट करते हैं या ऑक्सीलेट करते हैं, ऑक्सीलेट along direction of propagation, along direction of propagation of wave। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये इसका पार्टिकल भी वाइब्रेट करता है। इसमें जो पार्टिकल्स है वो कैसे प्रोपेगेट करता है, तो पार्टिकल्स प्रोपेगेट या बोल सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या करते हैं, ये ऑक्सीलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। कैसे? इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। उसके बाद दूसरा क्या बना ले, दूसरा अभी जो मैंने बोला कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड
वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास कर सकता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव इट कैन प्रोपेगेट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव इट मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, इट कैन प्रोपेगेट यानी ट्रेवल कर सकता है थ्रू ऑल मीडियम, सारे मीडियम, तीन जो मीडियम है मेनली, उन तीनों मीडियम से। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस से, तीनों से। लेकिन इसमें बात करेंगे ट्रांसवर्स की जब आते हैं तो इट कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड से, बट नॉट थ्रू गैस। मैंने बता ही दिया, क्योंकि इसका सरफेस रिक्वायरमेंट होता है और वो गैस नहीं दे पाता है उसको। एंगल बनाने के लिए जो सरफेस रिक्वायरमेंट है, जो रिजिडिटी चाहिए, वो नहीं दे पाता, इसलिए थ्रू गैस। डिटेल में आपको जाना है नहीं। थर्ड एक समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो ट्रेवल करता है जब, तो आप एक चीज़ देखे हैं कि यहाँ पे ये पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल। अब ये पार्टिकल है एयर में, मान लीजिए ऐसा पार्टिकल है, ठीक, थोड़ा देर में हम समझते हैं इसको डिटेल में। तो एयर में जब ये पार्टिकल है, तो जब ये मान लीजिए ये इधर गया, ये इधर गया, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब एक ही जगह बहुत सारा पार्टिकल जमा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आप दबा देते हैं, किसी इस पोर्शन को दबा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारा स्प्रिंग आ जाएगा। यहाँ पे मतलब जो रिंग है इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये रीजन जो है, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कंप्रेस कर दिए, दबा दिए। तो यही ऐसा ही एक टर्म है कंप्रेशन। और अगर मान लीजिए खींच लिए, तो यही क्या हो जाएगा, दूर दूर। तो ऐसा जो है ये रेयर अप आ रहा है, रेयर तो जानते ही होंगे इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कम, तो यहाँ कम है तो इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब भी चलता है तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू चलता है, ठीक है, यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम, इस हिसाब से चलता है जब वो वेव ट्रेवल करता है। हम लोग डिटेल में भी बात कर रहे हैं जस्ट 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ, या चलता है जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। बस 5 मिनट के बाद ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मीनिंग मैंने वो क्लियर कर ही है। कंप्रेस मतलब दबा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, एंड रेयरफेक्शन मतलब जहाँ पे कम कम हो। और वो चीज़ को हम लोग अलग देखेंगे, प्रेशर के रूप में, डेंसिटी के रूप में हम लोग आगे देखते हैं। इसमें क्या रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं रहता है, इसमें रहता है क्रेस्ट, मतलब एक ऊपर वाला। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, चोटी, और एक ट्रफ। ट्रफ तो समझते हैं, नादी, नादी जो होता है कहीं पे जो गड्ढीला होता है, गड्ढा होता है, गड्ढा, उसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये है ट्रफ, और ये क्या है, चोटी जो है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, जो ऊपर वाली चोटी होती है। तो जो ये वेव है यानी ट्रांसवर्स वेव, तो इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन नहीं कंसिस्ट करता है। इसको तो परपेंडिकुलर मूव करना रहता है ना, ऊपर नीचे, इसको ना इसी डायरेक्शन मूव करना है, तब वो ये ऊपर नीचे ट्रेवल करता है परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है। चलिए इससे पहले क्रेस्ट और ट्रफ और कंप्रेशन रेयरफेक्शन को समझे, और ये भी देखिए कि ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं इस वेव को। हम लोग थोड़ा सा आप चलते हैं, उस दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं। किसके किसके, मैकेनिकल, जो कि मैंने तब बोला था आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो अब हम लोग आते हैं मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव के बीच में अंतर खोजते हैं। तो पहला चीज इसका जो अंतर है वो किस पे देंगे, तो वो देंगे मीडियम रिक्वायरमेंट। तो पहला आप क्या लिख देंगे कि इट रिक्वायर्स मीडियम, इसको मीडियम चाहिए, इट रिक्वायर्स मीडियम। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम, इसको मीडियम नहीं चाहिए। ओके, पहला डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ये बोल सकते हैं कि इसमें जो बात करते हैं किसी मैकेनिकल की, तो स्पीड के बारे में बोल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव इज वेरी लोअर, या जनरली लिख सकते हैं स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव आर लो या लोअर। लेकिन ये जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है, स्पीड इज मच हाइयर। यहाँ तक कि लाइट वेव जो है वो भी एक नॉन मैकेनिकल है, मतलब लाइट के स्पीड की तरह भी हो सकता है, यानी 3 × 10⁸ और एयर का जो कि मान लीजिए साउंड है, साउंड एक मैकेनिकल वेव को ले तो उसका एयर में 243 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड है ऐसे। तो स्पीड इज मच हाइयर, बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तीसरा अगर बात करें मैकेनिकल वेव की है, तो मैकेनिकल वेव जो होता है ये होता है ड्यू टू, इट हैपेंस, या हाँ इट हैपेंस ड्यू टू, ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है किसी कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण होता है। लेकिन यही बात करें ऑफ पार्टिकल इसकी, यानी नॉन मैकेनिकल की, और नॉन मैकेनिकल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एक ट्रांसवर्स वेव भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैकेनिकल फील्ड ऑक्सीलेट,
उसमें कोई पार्टिकल नहीं ऑक्सीलेट करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैकेनिकल फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं। ओके, अभी आप पढ़े हैं कि मैकेनिकल वेव जो है वो क्या होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल होगा और इनकी एज कभी कभी ट्रांसवर्स भी हो सकता है। तो जब हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, यानी परपेंडिकुलर वाला भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लेकिन जब बात करते हैं इसकी नॉन मैकेनिकल की, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ट्रांसवर्स। इट कैन ओनली बी ट्रांसवर्स, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव हो सकता है। और आपको लिखना है तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, ट्रांसवर्स एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे मैकेनिकल वेव का तो साउंड लिख लीजिए, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। इसमें आपको लिखना है तो लाइट लिख लीजिए, ये हुआ। और ये बहुत सारे हैं, मेन जो था वो डिस्कस करते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो कंप्रेशन रिएक्शन वर्ड आया था और क्रिस्ट ऑटोफ, उसके बारे में और डिटेल्स में। तो देखिए नाम से ही लगभग क्लियर हो रहा है, कंप्रेशन मतलब दबा देना, रिएक्शन मतलब जहाँ कोई चीज़ कम हो। तो हमारे पास मान लीजिए एक जनरल एक स्प्रिंग था, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग में ये लूप है, मतलब जो घेरा बनाया हुआ ये था। अब इसको हम क्या किया, इसका मैं दो स्टेट ड्रॉ कर रहा हूँ। एक में एक बच्चा लिया और इसको ऐसे करके दाब दिया, दाबने से इसका क्या होगा, ये सब बहुत पास 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 पास, यही स्प्रिंग बहुत पास 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 आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस कैसा है, ये केस है कंप्रेशन का केस, जब ये दब चुका है, ठीक, यानी पास आ चुका है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात करते हैं और साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उस केस में ऐसा ही होता है। एयर के मॉलिक्यूल क्या है, इसको आप मानिए एयर का मॉलिक्यूल है, एक एयर का मॉलिक्यूल, जब आप बोलते हैं तो ये इसको धक्का देता है, इसको प्रेशर करता है और ऐसे हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर जब रिटर्न होता है सब, या कंप्रेस करके आप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, ये सब दूर भागेगा। तो कुछ इस तरह का आपको फिगर बनेगा, मतलब ये दूर दूर हो जाएगा। और ये क्या फिगर बना है, ये बना है रियरफेक्शन का। अब इस जो स्प्रिंग का लूप है या स्प्रिंग का रिंग है, इस स्प्रिंग के रिंग को आप एयर मॉलिक्यूल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, कि ये एयर मॉलिक्यूल है। तो एयर का मॉलिक्यूल 1 2 3 4 ये ऐसे एयर का मॉलिक्यूल है। जब हम बोलते हैं, यहाँ से स्पीकर कोई बोलता है, तो आपका जो आवाज़ है उसका एक फोर्स है, वो आपके आवाज़ के जस्ट सामने वाला एयर का पार्टिकल अपने बगल वाले को पुश करता है। जैसे यहाँ पे हम दाबे थे किसको, इसको और इसको, जिससे हो क्या गया, तो जिससे हुआ ये कि इसका अंदर वाला इसके अंदर वाले को, इसका अंदर वाला इसके अंदर वाले को, सब एक दूसरे को दाब दिया। तो एयर के केस में भी अगर ऐसे एयर था और हमारे माउथ के पास एक एयर का पार्टिकल था, हम इसको धक्का दिए तो ये अपने अगल बगल वाले को, अपने बगल वाले को ऐसे धक्का देते जाएगा। अब यही पार्टिकल जाके नहीं सबको धक्का देगा, बस कंजिक्यूटिवली धक्का देगा और फिर से अपने पाथ पे लौट जाएगा। यही चीज होता है एयर के साथ भी, और इसी चीज को बोलते हैं कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। जैसा स्प्रिंग के साथ मैंने दिखाया, वही चीज एयर के साथ भी होता है। एयर का जो मॉलिक्यूल है, एयर का जो पार्टिकल है, उसके साथ भी यही चीज होता है जब हम लोग बोलते हैं या कोई चीज बोलता है, साउंड जब प्रोड्यूस होता है उस केस में। तो आप बोल सकते हैं कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो पार्टिकल्स ऑफ एयर वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो मीन पोजीशन से और डायरेक्शन ऑफ वेव के ही थ्रू। तो इस ऑक्सीलेशन में जो मॉलिक्यूल है कुछ पोर्शन में, वो पुस्ट हो जाते हैं क्लोजर, यहाँ पे इन ट्रेवलिंग ऑफ साउंड थ्रू एयर, मान लीजिए एयर के ही थ्रू चलते हैं और इजी हम लोगों को समझ में होगा। सबके साथ ऐसा ही होता है, पर एयर के साथ आप इजीली समझ जाएंगे, इसलिए मैं ले रहा हूँ एयर। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एयर और एयर के पार्टिकल, एयर पार्टिकल आर पुश्ड क्लोजर, जैसे यहाँ पे धक्का देगी और ये पास आ जाए, एयर पार्टिकल्स आर पुश्ड क्लोजर कुछ पोर्शन में एयर के। अब फिर सब जब अपने पोजीशन पे यहाँ पे चले गए, ये एयर का पार्टिकल था, ये इधर चला गया, फिर ये इधर लौट के इधर भी आएगा ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एरिया पूरा खाली हो जाएगा, इतना दूर एरिया, मतलब ये एरिया क्या हो गया, ऐसा एरिया जहाँ पे सब दूर चले गए हैं। तो कुछ ऐसा भी रेशिया हो सकता है कि जहाँ पे एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आर एयर पार्टिकल्स आर पुल्ड अपार्ट, एक जगह धक्का दिया और एक जगह खींच लिया, मतलब दूर दूर चला गया, पुल्ड अपार्ट। अब जब एक दूसरे के साथ पुश हो जाएगा, पास पास आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज हो गए, पार्टिकल क्या हो गए, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर, पार्टिकल क्लोजर हो गए। यानी क्या है, इसका मतलब है जब क्लोज आ गया मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, कम ही एरिया में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए। लेकिन जैसे मान लीजिए जंगल है, जंगल में 2 ही पेड़ है और उस पेड़ में हम जाके 10 पेड़ और लगा दिए इतना ही दूर में, तो पहले 2 था अब 10 और लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो पेड़ है वो पास पास में हो गए और लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज हो गए। मतलब अब इस जंगल को हम बोल सकते हैं कि ये मोर डेंस है, ज़्यादा घना है। तो इसको डेंसिटी से भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एयर पार्टिकल जब पास में आ गया, इसका मतलब है मोर डेंसिटी है, क्या है, इसके पास मोर डेंसिटी है। ऐसे ही कनेक्ट करते हैं हम लोग, साइंस जो पढ़ते हैं ऐसे ही साइंटिस्ट या कोई चीज़ या स्टूडेंट भी ऐसे ही कनेक्ट करके याद रखता है। रखना है नहीं, आपको रखना कुछ नहीं है, बस आप कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। एयर पार्टिकल जहाँ पे दूर दूर है
तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल होगा, फ्यूअर मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल होगा या पार्टिकल होगा। और कंपेयर अगर करें अच्छे से तो पर यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ भी पर यूनिट वॉल्यूम, तभी मैं डेंसिटी का लाया। डेंसिटी होता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितना वॉल्यूम है। ये है फ्यूअर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में फ्यूअर पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पार्ट जो मैं, एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट, तो ये पार्ट कहलाता है कंप्रेशन और ये पार्ट कहता है रेफ्लेक्शन। और ये सब सिर्फ होता है किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल है। ऐसा ट्रांसवर्स में नहीं होता, ट्रांसवर्स में तो ऊपर नीचे ना परपेंडिकुलर मूव करता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो अगर हमको कंप्रेशन को डिफाइन करना है इतना चीज समझने के बाद तो आराम से डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्रेशन वो रीजन है, कंप्रेशन वो रीजन है जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, लार्जर एयर मॉलिक्यूल होंगे कंपेरिजन टू नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर था तो नॉर्मल एयर में कैसा था, तो नॉर्मल एयर में ऐसे ऐसे एयर पार्टिकल थे। तो कंप्रेशन हुआ तो क्या हो गया, एकदम पास पास आ गए। रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हो गया, एकदम दूर दूर चले गए। यही चीज़ है। तो कंप्रेसर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, चूंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलता ही ऐसे है तो वो पार्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जिसमें डेंसिटी जो है एयर का, मतलब एयर का अमाउंट जो है वो मैक्सिमम है, उस वहाँ पे उसी को बोल देते हैं किस, क्या चीज़, कंप्रेशन। ठीक, तो आप कैसे करेंगे, तो पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव या रीजन, आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं, रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी या रीजन इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इज मैक्सिमम या इज मोर देन द नॉर्मल एयर। तो पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, मैं एक सिस्टमेटिक डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक ऐसा पार्ट जिसमें डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन विच द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल की डेंसिटी मतलब पार्टिकल का अमाउंट, आप सिंपली बोले अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जैसे एयर है तो एयर का इज हायर देन नॉर्मल डेंसिटी, वो हायर हो नॉर्मल डेंसिटी से। मतलब नॉर्मली मैं आपको जैसे बताया था कि एक इतने दूर के रीजन में 10 एयर पार्टिकल है, अब कंप्रेशन होगा तो मान लीजिए 15 हो गए, रेफ्लेक्शन होगा तो 8 हो गए, तो वो हो गया कंप्रेशन रेफ्लेक्शन देन नॉर्मल डेंसिटी, दिस इज नॉन एज कंप्रेशन। और इसी हिसाब से रेयर फ्रैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। रेयर फ्रैक्शन है, ये रेयर फ्रैक्शन नहीं है, कोई रेयर फ्रैक्शन पढ़ते हैं, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है। तो रेयर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, ये ऐसा पार्ट होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, चूंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसी में चलता है तो इसलिए बोल सकते हैं पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसमें क्या होता है, इन विच डेंसिटी जो होगा किसका, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कम होगा, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कम होगा, लेसर किससे, नॉर्मल डेंसिटी से, इज लेसर देन द नॉर्मल डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन नॉर्मल डेंसिटी। ओके, इस चीज़ को हम लोग ड्राइंग के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो ये रहा नॉर्मल एयर, ठीक है, ये रहा नॉर्मल एयर, कंप्रेशन ऐसे, रिफ्लेक्शन ऐसे, ठीक, इस तरह से दिखाएंगे। ये हमारा नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर रहता है तो इस तरह से इसके पार्टिकल है, कंप्रेशन है तो ये कुछ इस तरह का है, और रिफ्लेक्शन है तो कुछ इस तरह का है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं किसका, ग्राफिकली भी हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू कैसे दिखाते हैं। एक पिक्टोरियल व्यू मैंने आपको दे दिया, ग्राफ क्या होता है, पिक्चर के रूप में देखना, तो एक मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। उसी तरह से ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, वहाँ पे ये नहीं होता है, यानी कंप्रेशन रिफ्लेक्शन ना होगी, क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे वेव जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया और एक ऐसा जगह जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे चला गया, उस चीज़ को क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी हम ट्रांसवर्स वेव का बात करते हैं तो पार्टिकल जो होता है वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, इसलिए उनके ऑक्सीलेशन में पार्टिकल जो है वो कैसा मूव करता है, तो पार्टिकल मूव्स अप एंड डाउन, पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, किससे, जिस प्लेन से पास हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो जो वेव है वो कुछ इस तरह से इसके भी परपेंडिकुलर चलेगा। आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आप ले सकते हैं कि कैसा, तो आपका जो दीवार है घर का, एक ये इधर चला गया होगा, एक इधर चला गया होगा, तो ये एक परपेंडिकुलर, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 परपेंडिकुलर हुआ ना। तो ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ऐसे वेव जो जा रहा है, तो वो केस है किसका, तो वो केस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो परपेंडिकुलर मूव करता है। तो ट्रांसवर्स वेव सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा बात है कि जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो सब ट्रांसवर्स ही है, इसलिए मैं उससे जोड़ा। पर ये नहीं आप बोलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों सेम है, वैसा नहीं है। तो पार्टिकल मूव अप एंड डाउन, इसमें किसमें, इन
ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव अप और डाउन मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। इसका मतलब उनका एक फिक्स पोजीशन तो होगा जहां से आप डिसाइड करें हाँ ये अब ये अब अप गया, ये अब डाउन गया, ऊपर गया नीचे गया, ये तो आप समझ सकते हैं। तो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं अप तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं हम्प बोल सकते हैं, और उसी को क्रेस्ट भी बोलते हैं। जैसे ऊंट के पीठ पे ऐसे रहता है ना उगा हुआ, जिसको हम लोग कुबर बोलते हैं, वही हम्प, तो वो हम्प हुआ। और जहाँ पे पार्टिकल डाउनवर्ड है, मीन पोजीशन एक बीच वाला पोजीशन है, वहां से अगर डाउनवर्ड आ रहा है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, मतलब गड्ढा हो गया, इस तरह का गड्ढा हो गया, और एक तरह का ऊपर चला गया, ये मैक्सिमम चला गया। ज़्यादा देखिए एयर का पार्टिकल जो है, कुछ पार्टिकल थोड़ा कम दूर गया, कुछ पार्टिकल ज़्यादा दूर चला गया। इस हिसाब से अगर ऐसे करते करते ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ना, उसी तरह से ऐसा होगा। ये ड्राइंग बनाते बनाते कैसा होगा, कुछ इस तरह का, कुछ पार्टिकल एकदम हाई चले हुए हैं, कुछ कम, तो इस हिसाब से कुछ ऐसा आपको ड्राइंग बनेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ट्रांसवर्स वेव में, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर तक जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट क्या है, तो क्रेस्ट सिंपली मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये चीज़ अगर ट्रफ हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, उसमें मैक्सिमम ही लेकिन निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब नीचे की तरफ। जैसे मैंने बताया कि ऐसे मान लीजिए यहाँ से एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल थोड़ा ही चला गया, ये इससे ज़्यादा गया, ये थोड़ा इससे ज़्यादा गया, ये इससे ज़्यादा गया, ये यहाँ तक चला गया, फिर ये ऐसे घटते गया। आप क्या इमेजिन करें इसमें कैसा वेव बनने वाला है, कुछ इस तरह का। यही जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, मुकुट की तरह, महल की तरह। और दूसरा जो गढ़िला जैसा बन जाता है, ऐसे ही ये नीचे आएगा तो नीचे भी जाएगा, क्योंकि अप डाउन होता रहता है, टू एंड फ्रो। भले ही ये परपेंडिकुलर मूव करता है लेकिन है तो वे भी तो अप डाउन तो होगा ही, टू एंड फ्रो तो होगा ही। तो ट्रफ जब बात करते हैं तो ट्रफ का सिंपली मतलब पॉइंट अप। अब अगर इंग्लिश भी जानते हैं तो इस सब का डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इंग्लिश में दोनों को जानते हैं, क्रेस्ट मतलब होता है कोई चोटी, ट्रफ मतलब नाद, यानी कि गढ़िला, गड्ढा, इस तरह से। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके। अब कोई बच्चे बोलते हैं मिनिमम क्यों नहीं बोले, नीचे है तो मिनिमम बोल देंगे, तो मिनिमम का मतलब जो उसका मीन पोजीशन मतलब चला ही नहीं। पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग इसका बात कर रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ही लेकिन निगेटिव, नीचे ले रहे हैं हम लोग निगेटिव। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे ही बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए उसको डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव लिए हुए। जरूरी नहीं है पर इजी रहता है हम लोग को समझने के लिए कि नीचे हम लोग डाउनवर्ड लेते हैं, क्योंकि जब ग्राफ भी बनाते हैं तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव लेते हैं, वही आप सोच के ले सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, जब भी एक वेव पास करता है मीडियम से तो कुछ प्रॉपर्टी का चेंज होता है, कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेज होती है, और वही प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव को और किसको, और ट्रांसवर्स वेव को। तो चलिए पढ़ते हैं किसकी तरफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको पता होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ग्राफ सिंपली मीन्स कि पिक्चर के रूप में किसी चीज़ को दिखाना, सिंबलिक करके दिखाना, उसी को ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ से होता यह है कि जब पिक्चर के रूप में कोई चीज़ होता है तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम लोग ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। तो मैंने एक तो आपको दे ही दिया था कि जब हम लोग कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन दिखाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह का बना लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये नॉर्मल है, ये फिर बहुत कम हो गया, फिर ये बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कंप्रेशन रिफ्लेक्शन होता ही रहता है। क्योंकि एक बार जब एयर पार्टिकल गया है तो फिर वो आएगा, तो जस्ट कंप्रेशन बना और उसके बाद जस्ट क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन। फिर जहाँ रिफ्लेक्शन बना है वहाँ से पार्टिकल फिर आगे जाएगा तो फिर कंप्रेशन। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलता है कैसे, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन मतलब सी मतलब कंप्रेशन, आर मतलब रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे कम डेंसिटी है। तो इस हिसाब से जब जैसे जैसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इधर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस हिसाब से इसके डेंसिटी में भी अंतर आता है। क्या चीज़ में, डेंसिटी में। जब भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो उसमें कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन एक दूसरे को फॉलो करते हैं, इच अदर को, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन कंप्रेशन को, यहाँ सी यहाँ आर, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ आर, यहाँ सी यहाँ आर, ऐसे ही ट्रेवल करते रहते हैं। कंप्रेशन में डेंसिटी जो होता है, यानी पार्टिकल जो है वो बहुत पास पास आ जाता है, लेकिन वही बात करें रिफ्लेक्शन में तो पार्टिकल डेंसिटी बहुत कम, यानी दूर दूर चला जाता है। अब डेंसिटी इसका मतलब है कि डिफरेंट है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ क्या है, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। क्या चीज़, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। एक तरफ डेंसिटी दिखाते हैं और एक तरफ डिस्टेंस।
जैसे मान लीजिए कि हम लोग ग्राफ बनाने के लिए एक ऐसा पॉइंट लिए जहाँ पे एयर ये दिखा रहा है कि ये सारे एयर अपने एक फिक्स पोजीशन पे है, मतलब इसको नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं, एयर जब नॉर्मल होता है। अब इससे क्या होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक तो तरीका कि ऐसे करके रखें, लेकिन इसमें टाइम पास होगा, तो इसके लिए हम लोग एक तरीका खोजे। क्या तरीका है वो कि आप इधर एक तरफ दिखा दो डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, एक बार बढ़ेगा भी और एक बार एयर फ्रैक्शन, तो एयर फ्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखा दो, मतलब घट गया। कंप्रेशन हो रहा है मतलब बढ़ रहा है तो उसको आप ऊपर दिखा दो, और एयर फ्रैक्शन हो रहा है मतलब कम हो रहा है तो उसको नीचे दिखा दो। और इधर क्या दिखा दो, डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल्स, सॉरी एनर्जी, उसको दिखा दो। तो उस हिसाब से जब कंप्रेशन है मान लीजिए तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, कंप्रेशन ये हुआ। अब नीचे है तो नीचे ये एयर फ्रैक्शन मतलब डेंसिटी यह कम हुआ। इसी तरह से इस तरह से जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, ठीक। पर इसमें भी कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन हम लोग बोलेंगे इसी को, ये है कंप्रेशन, ये है एयर फ्रैक्शन, ये है कंप्रेशन, ये है एयर फ्रैक्शन। यहाँ पे आप क्रेस्ट ट्रफ नहीं बोलेंगे, क्रेस्ट और ट्रफ बोलेंगे इस केस में। ऐसा ही ग्राफ उसका भी बनेगा, लेकिन वो केस कब होगा, जब हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ है तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ ए बी और ये सी, तो ए बी सी यहाँ कंप्रेशन है, और अगर मैं नाम दे दूँ डी ई और यहाँ करना चाहते तो एफ, तो डी ई एफ क्या होगा, इसका रेयर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आप ऐसे ही देख सकते हैं कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कैसे काम करता है। जैसे ये जो पॉइंट है ये हाइयर वाला, आप अगर एक छोटा सा और देखिए, मान लीजिए यहाँ से शुरू ही हुआ ग्राफ, तो ये क्या है, ये हाइयर दिखा रहा है, मतलब एयर मॉलिक्यूल पास पास में है, ये नॉर्मल है। एक ये ग्राफ हो गया। इसी तरह से एक और मैं तोड़ के आपको दिखा दूँ, तो मान लीजिए कि ये शुरू ही हुआ कुछ इस तरह से, यहाँ से, मतलब ये लोअर से शुरू हुआ, पहले रेयर फ्रैक्शन शुरू हुआ और तब कंप्रेशन। ये सब हमको काम आएगा, ये नॉलेज कहाँ पे, जब हम लोग ईयर का स्टडी करेंगे, ईयर का, ह्यूमन ईयर का, वहाँ काम आएगा। तो ये क्या है, तो ये हो गया आपका लोअर डेंसिटी है इसका। तो इस तरह से हम लोग इसका दिखाते हैं। एक और इसी तरह से आता है जो कि है डेंसिटी और टाइम ग्राफ। क्या चीज़ है, डेंसिटी टाइम, तो वहाँ पे सिंपली टाइम हम लोग यहाँ लोकेट कर सकते हैं। तो दो तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ और डेंसिटी टाइम ग्राफ। आपके लिए कोई टेंशन नहीं, आप अगर नहीं भी लिखते हैं ये सब चीज़, बस ड्रॉ कर देते हैं तो काम चल जाएगा। पर आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो मेनली दो तरीके से करते हैं। एक कौन हो गया, डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, और एक क्या होता है, डेंसिटी टाइम ग्राफ। डेंसिटी हम लोग दिखाते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर जब हाइयर डेंसिटी, नीचे लोअर डेंसिटी, बीच में नॉर्मल। और एक रहता है डेंसिटी टाइम। डेंसिटी और टाइम क्या दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है ऊपर नीचे फीट, और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से कैसे मोशन हो रहा है उस चीज़ को। तो आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ आपको दिक्कत है, मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव को कैसे बनाएंगे। ट्रांसवर्स वेव भी ऐसा ही बनता है, बस नाम बदल जाएगा। ऊपर वाले को हम लोग कंप्रेशन ना करके क्रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। ऊपर वाले को कंप्रेशन ना बोल के क्रेस्ट बोलेंगे, नीचे वाले को हम लोग रेयर फ्रैक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन ना बोल के हम लोग ट्रफ बोलेंगे, बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं ट्रांसवर्स वेव को हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाएंगे ग्राफिकली, ट्रांसवर्स वेव को। तो जब एक ट्रांसवर्स वेव चलता है तो आपको पता है कि वो ट्रेवल कर सकता है मीडियम के थ्रू। तो जब ट्रेवल करता है तो पार्टिकल जो होता है वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं वेव के मोशन की तरफ। अब कुछ पार्टिकल है यानी ऊपर जाते हैं और कुछ पार्टिकल नीचे भी आते हैं मीन पोजीशन से। तो मतलब एक ये मीन पोजीशन बना दे हम लोग, एक नॉर्मल बना दे, उधर से हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगा ऊपर और एक होगा निगेटिव डायरेक्शन नीचे। तो यहाँ आप समझ लीजिए ये जीरो है हमारा, और इधर रहेगा डिस्प्लेसमेंट कि पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। और यहाँ हम लोग क्या दिखा देंगे, डिस्टेंस की कैसे वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग बना सकते हैं फिर से ऐसा ही ग्राफ, जहाँ पे ऊपर वाला दिखाएगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी क्रेस्ट, और नीचे वाला जो है ये दिखाएगा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, सबसे नीचे जाएगा क्या होता है वो है ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव जो है ग्राफिकली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम से दिखाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है आपको। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये आप समझ सकते हैं, ये एक्स मान सकते हैं, ये वाई, दोनों केस में, पीछे वाले केस में भी वाई पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, एक्स पे डिस्टेंस दिखाते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वेव के टर्म फिर से बार बार आएंगे, और खास के जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगे। तो अच्छा होगा कि आप यहीं पे अभी समझ ले इस सबको, क्योंकि मैं वहाँ पे फिर से उतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। तो चलिए यहीं पे समझ लेते हैं उस सब चीज़ को। और उसी से रिलेटेड एक और टर्म है जो कि है पल्स। बच्चे जब अक्सर पढ़ लेते हैं उसके बाद दिक्कत होता रहता है वेव पढ़ने के बाद पल्स क्या है। तो देखिए पल्स सिंपली में एक शॉर्ट ड्यूरेशन का वेव है। शॉर्ट ड्यूरेशन वेव क्या होता है नहीं समझे, तो देखिए आपके पास मान लीजिए एक दीवार है और दीवार से एक रोप, एक रस्सी बंधी हुई है। अब इसी रस्सी को पकड़े, इस रोप को ऐसे करके ऊपर नीचे कर दिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये जो एक वेव बना इस तरह का, ये एक ही बार बना एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेव है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स।
तो सिंपली एक शॉर्ट ड्यूरेशन वेव है जो प्रोड्यूस होता है किससे, तो बाय सिंगल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, बाय सिंगल डिस्टर्बेंस इन मीडियम। इसमें क्या होते रहता है, वेव की बात करें तो वहाँ पीरियोडिक चलते रहता है लंबे टाइम तक, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस चलते रहता है। इसमें सिंगल डिस्टर्बेंस से होता है, सिंगल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। और ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है कि वेव और पल्स में क्या अंतर है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए बच गया है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो चुकी है तो अब मैं उसको यहाँ पे नहीं करूँगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मैं करूँगा कवर अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ टर्म्स है अगर वो आप 8th क्लास में पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, यही सब है, पर वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसका मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं उस सब की चीज़ के बारे में, क्या होता है वेवलेंथ, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है एम्पलीट्यूड, इस सब के बारे में और इस सब के में रिलेशन में बताऊँगा। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करते हैं हम लोग क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तब तक देखते रहिए और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।